नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रूरल स्टूडेंट, जहां मिलते हैं आपको सरल भाषा में क्वेश्चन एंड आंसर और तैयारी होती है बिल्कुल सटीक। आज की ये वीडियो राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में विज्ञान विषय के कुछ कुल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं में से एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इस वीडियो में हम 50 ऐसे सवालों को कवर करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र पर 50 बेहद जरूरी प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान से सुनिए और मन ही मन जवाब देने की कोशिश करें। तक आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए ये आप खुद जान पाएंगे। पहला ही प्रश्न है हमारे पास, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। इस सवाल का सही जवाब होगा 4। क्या जवाब होगा? 4। कि मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। ये इस प्रकार से होंगे: लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, और बायां आलिंद, बायां आलिंद और बायां नीले, दायां आलिंद, दायां आलिंद और दायां नीले। 4 कक्ष होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिन किसी कमरे की तरह 4 भागों में बटा होता है और ये चारों कक्ष 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। इसीलिए इसमें विकल्प नंबर सी सही है। हृदय की इस शानदार बनावट की वजह से ही हमारा रक्त संचार इतनी कुशलता से काम करता है। हृदय 4 कक्षों से बना होता है, तो इसमें दायां जो आलिंद है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, ये संरचना जो होती है शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त होता है उसको अलग करती है। बीच में दीवार पाई जाती है जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकती है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? जो शुद्ध रक्त होता है वो हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? दायां आलिंद में, बायां आलिंद में, दाएं नीले में, बाएं नीले में। अभी अपन ने चित्र में देखा था कि 4 कक्ष अपने पास होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले। तो शुद्ध जो रक्त होता है हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा बाएं आलिंद में। कहाँ पर? बाएं आलिंद में, यहाँ पर प्रवेश करता है। तो जब फेफड़े रक्त को ऑक्सीजन से भरकर हृदय को भेजते हैं तो वहाँ जो रक्त है कहाँ जाता है? तो बिल्कुल आपने सही सोचा कि बाएं आलिंद में ही जाता है, और इसका सही आंसर बायां आलिंद है। यहीं से शुद्ध रक्त आगे शरीर के जितने भी हिस्से हैं उनको क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। शुद्ध रक्त फेफड़ों से लौटकर कहाँ आता है? बाएं आलिंद में आता है, और फिर बाएं नीले से शरीर को पंप कर दिया जाता है। ये बायां आलिंद और ये बायां नीले। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिराएं रक्त को किस दिशा में ले जाती? हृदय से अंगों की ओर, अंगों से हृदय की ओर, या फेफड़ों की ओर, या पेट की ओर? सोचिए क्या सही हो सकता है। सही उत्तर है कि शिराएं अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम करती है। यहाँ पर हृदय है, अंग हैं, तो अंगों से रक्त हृदय की ओर ले जाने का काम कौन करती है? शिराएं करती है। ये होती है, ये मतलब यूँ समझो कि ये वो सड़कें हैं जो शरीर के हर कोने से रक्त को वापस दिल की ओर ले जाती है, मतलब हृदय की ओर
ले जाती है। तो सही जवाब होगा हमारा अंगों से हृदय की ओर। किस रक्त वाहिनी में ऑक्सीजन की मात्रा, चौथा प्रश्न है, किस रक्त वाहिनी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है? महाधमनी, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुसीय धमनी और हृदय शिरा। सही जवाब होगा फुफ्फुस धमनी। रक्त की कौन सी नली है जो सबसे कम ऑक्सीजन लिए होती है? तो ये फुफ्फुस धमनी होती है। आप इस जवाब को सुन के हैरान होंगे, ये वही धमनी है जो हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों की ओर ले जाती है। जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? श्वेत रक्त कोशिका, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। आपके शरीर की हर कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ये यूं समझो कि ऑक्सीजन की गांठ बांध करके, यानी कि एक कपड़े के अंदर अपन किसी चीज को बांधते हैं तो उसको बांध करके ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में होता है और ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में घुमाता है, पूरे शरीर में ले जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? श्वेत रक्त कणिका, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। रक्त सिर्फ कोशिकाओं का गुच्छा नहीं होता है, इसमें एक तरल भाग भी होता है जो उन्हें बहाता है, मतलब कि तुम तरल बनाए रखता है। इसी तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त थक्के को बनने में, रक्त थक्के मतलब किसी चोट के बाद ब्लड रुकता है, वहाँ रक्त का थक्का बनता है, तो उसको बनने में कौन मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। अगर आपको कभी चोट लग जाए और खून को जमते हुए आपने देखा होगा, धन्यवाद कीजिए इन प्लेटलेट्स का कि ये छोटे से छोटे योद्धा को खून बहने से रोकते हैं। इसलिए सही जवाब होगा प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में किसमें नहीं मिलते? मछली में, मेंढक में, पक्षी में, छिपकली में। सही जवाब होगा पक्षी में। शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलते ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीवों में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं रहता है, लेकिन पक्षियों और स्तनधारियों में बिल्कुल अलग अलग रहता है। इसलिए हमारा आंसर होगा पक्षी। उनका हृदय इतना विकसित होता है कि दोनों रक्त कभी मौका नहीं मिलता है उनको मिलने का। चार कक्षीय हृदय जैसे पक्षी और मनुष्य में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखता है, जबकि दो या तीन कक्षीय जो हृदय होता है, जैसे मछली के अंदर है, मेंढक में है, तो उसके अंदर रक्त मिल जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध रक्त पंप करता है? हृदय का कौन सा वो भाग है जो अशुद्ध रक्त को पंप करता है? अशुद्ध रक्त को पंप करने का काम करता है। तो दायां नीले, बायां नीले, दायां आलिन, बायां आलिन, क्या सही हो सकता है? सही जवाब होगा दायां नीले। अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? यह काम करता है हृदय का दायां नीले। ठीक है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से ला करके हृदय तक पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर होगा दायां आलिन। यह फेफड़ों को अशुद्ध रक्त भेजता है ताकि वो क्या हो सके? शुद्ध हो सके। सॉरी, सही जवाब होगा दायां नीले। अगला प्रश्न है, रक्त संचार की खोज किसने की थी? वाटसन ने, न्यूटन ने, विलियम हार्वे ने और डार्विन ने। सही जवाब होगा इसमें विलियम हार्वे ने रक्त संचार की खोज की थी।
इसने पूरी प्रक्रिया को बताया था कि रक्त शरीर में कैसे घूमता है, और यह उन्होंने 1628 में करके दिखाया था कि रक्त संचार की पूरी प्रक्रिया को दुनिया के सामने रखा था उन्होंने, और सारी प्रोसेस को बताया था। इसीलिए विलियम हार्वे को रक्त संचार की का खोजकर्ता माना जाता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है और रक्त लगातार शरीर के अंदर घूमता रहता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? एक, दो, तीन या चार? सही उत्तर होगा हमारा दो। रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। जैसे कि हमारा जो खून है शरीर में एक ही तरह से नहीं घूमता, बल्कि दो रास्तों से चलता है। एक होता है फेफड़ों का परिसंचरण, तो दूसरा क्या होता है, शारीरिक परिसंचरण। इसलिए सही आंसर क्या होगा? दो। अगर ये सफर नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे फेफड़ीय परिसंचरण हृदय से फेफड़ों तक, और शारीरिक परिसंचरण हृदय से शरीर के अंगों तक। तो दो प्रकार का परिसंचरण हुआ। सही आंसर होगा बी। हृदय को रक्त आपूर्ति कौन करता है? महाधमनी, कोरोनरी धमनी, फुसफुसी धमनी, फेफड़ों की धमनी? तो सही जवाब होगा इसके अंदर कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी। हृदय को तो जरूरत है खून की, ऑक्सीजन की, तो सोचिए उसे खून कौन देता है? बिल्कुल सही, कोरोनरी धमनी देती है। ये छोटी छोटी नालियाँ जो होती है हृदय को खुद उसका ईंधन देती हैं। कोरोनरी धमनी हृदय की अपनी जो रक्त वाहिका होती है, जो हृदय की मांसपेशियों को पोषण देने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? विकल्प हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारा आरबीसी के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारा खून लाल दिखता है। ये वो हीमोग्लोबिन है जिसमें लाल रक्त कणिका के अंदर ये पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में घुमाता है। इसलिए सही होगा आरबीसी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होता है? दो कक्षीय, तीन कक्षीय, चार कक्षीय? अभी अपन ने देखा था कि इस मनुष्य का जो हृदय होता है वो चार कक्षीय होता है। बायां अलिंद, बायां नीले, दायां अलिंद और दायां नीले। सी राइट होगा इसमें। फुसफुसी शिरा में रक्त कैसा होता है? फुसफुसी शिरा में रक्त कैसा होता है? अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है, या अशुद्ध शुद्ध दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? अब जरा सोचिए इस सवाल को कि क्या हो सकता है। सही उत्तर होगा फुसफुसी शिरा के अंदर शुद्ध। शिरा मतलब तो अशुद्ध रक्त ही ले जाती है हमेशा, लेकिन फुसफुसी शिरा ये समझो कि अपवाद है, अलग है वो, कि ये फेफड़ों से क्या करती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। जबकि शिरा हमेशा क्या करती है, सभी शिराएं जितनी भी हैं वो अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन जो फुसफुसीय शिरा है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। इसलिए इसका उत्तर सही होगा बी। फुसफुस शिरा एक इकलौती शिरा होती है जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाह्य आलिंद में लाने का काम करती है, बाह्य आलिंद में लाती है। फुसफुसी शिरा क्या करती है कि फेफड़ों से जो हृदय हृदय के कौन से भाग में लाती है, बाएं आलिंद में लाने का काम करती है फुसफुसी शिरा। शुद्ध रक्त लाती है फेफड़ों से। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? रक्त का कौन सा घटक है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? मतलब लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो सही जवाब होगा हमारा डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका है। जब आपके शरीर पर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो इनको बचाता कौन है, या हमें कौन बचाता है? तो हमारे शरीर के सच्चे सैनिक कौन है? डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका। ये हमारी इम्यूनिटी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है, मतलब सबसे पहले हमला इनके ऊपर ही होता है।
सही जवाब होगा WBC श्वेत रक्त कणिका। अगला सवाल है कि हृदय में कौन सी झिल्लियां रक्त के उल्टे बहाव को रोकती है। जैसे कि इसमें द्विवलनीय जो कपाट होते हैं इस टाइप के होंगे। हृदय एक बार इधर आया और दाएं आलिंद से दाएं नीले के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आया, या रक्त का दाब पड़ते ही ये क्या होंगे, नीचे की तरफ खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ दाब खुलते ही ये ऑटोमेटिक ऊपर से बंद हो जाएंगे और रक्त आगे की तरफ ही जाएगा, रिटर्न वापिस रक्त नहीं जाएगा। इसीलिए ये उल्टे बहाव को रोकते हैं नलिकाएं, वाल्व, सिराएं या कोशिकाएं। सही आंसर होगा हमारा वाल्व। द्विवल्नी कपाट कहा जाता है इनको। हृदय में ट्रैफिक कंट्रोल करता है, यूँ समझो। ये एक तरफा गेट है जो रक्त को केवल आगे ही जाने देते हैं, पीछे नहीं। पीछे जाने का नाम ही नहीं रक्त का। अगर ये वाल्व न हो तो रक्त गलत दिशा में बह जाएगा और हम जिंदे रह ही नहीं सकेंगे। हृदय में स्थित रक्त जो वाल्व है रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं, उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। और ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं वाल्व। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। इनको द्विवल्नी कपाट भी कहा जाता है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है? प्लाज्मा के कारण, प्लाज्मा के कारण, श्वेत कणिका के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, उसके थक्के के कारण। तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्योंकि यह लोह युक्त प्रोटीन है। यह लोह युक्त प्रोटीन है। जो हीमोग्लोबिन है वो लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से मिलकर खून को लाल रंग देता है। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। और आयरन की उपस्थिति के कारण ही खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। मानव का हृदय एक मिनट में मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 से 70 बार, 72 बार, 80 से 90 बार, या 100 से 110 बार। मतलब कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो औसतन 72 बार धड़कता है। यह उम्र है, भावनाओं है, स्वास्थ्य के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य का जो दिल है वो औसतन 72 बार प्रति मिनट में धड़कता है। इसे हार्ट रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हार्ट रेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हमारा सही जवाब होगा 3 प्रकार की। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा, और एक होती है कैपिलरी। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर में खून का नेटवर्क बनाती है पूरी। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर में क्या करती है? खून का नेटवर्क बनाती है। धमनियाँ जो होती है हृदय से रक्त को ले जाती है। धमनियाँ जो होती है वो हृदय से रक्त को ले जाती है। और शिरा जो होती है रक्त को वापिस हृदय के अंदर लाती है। और केशिकाएं जो होती है वो धमनी और शिरा इन दोनों को जोड़ती है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, तो वहाँ पर धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन करता है? कैपिलरी वाहिनियाँ करती है। इसीलिए रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है। निम्न में से कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? निम्न में से कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? पहले भी बता चुका हूँ मैं कि फुसफुसी जो शिरा है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। मतलब शुद्ध शुद्ध रक्त जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई हो वो शुद्ध रक्त कहलाता है, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो वो अशुद्ध रक्त कहलाता है।
क्योंकि शिराएं जो होती है वो हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन ये एक अपवाद समझे हम शिराओं के अंदर। तो फुसफुसी शिरा जो होती है वो शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करती है। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। 22वां प्रश्न है, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है? जबकि धमनियां सारी शुद्ध रक्त ही ले जाती है, लेकिन यह धमनियों में एक अपवाद है, यूं समझो कि धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, जबकि सभी धमनियां क्या करती है? शुद्ध रक्त ही ले जाने के लिए जानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा फुसफुसीय धमनी। क्या होगा? फुसफुसीय धमनी। धमनियां मतलब शुद्ध रक्त ले जाने वाली नलियां हैं, लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है, इसलिए ये इसके अंदर अशुद्ध रक्त ले जाने का फुसफुसी धमनी एक अपवाद है धमनियों के लिए। फुसफुसी धमनी वह धमनी है जो अशुद्ध रक्त को कहाँ तक ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? खुला होता है, बंद होता है, आंशिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। क्या आपका खून शरीर में कहीं भी बहता है? नहीं ना। हमारा परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है, यानी खून हमेशा नसों के अंदर ही बहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं हर कहीं बह रहा है, नसों के अंदर ही बहता है। रक्त वाहिनियाँ, जो 3 रक्त वाहिनियाँ बताई थी, धमनी, शिरा, केशिकाओं के माध्यम से खून एक बंद नेटवर्क के अंदर प्रवाहित होता है, इसीलिए इसको बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 25%, 45%, 55%, 75%? सही जवाब होगा हमारा 55%। अगर खून को दो हिस्सों में बांटें, दो हिस्सों में बांटें तो एक हिस्से में तरल क्या जमेगा? प्लाज्मा। और ये रक्त का करीब 55% भाग है। कितना परसेंट भाग है? 55%। ये रक्त का 55% भाग है प्लाज्मा। अगर हम रक्त को दो अलग अलग भागों में बांटें तो जो प्लाज्मा होता है वो अकेला 55% होता है, और 45% उसमें रक्त कणिकाएं होती है। उसमें क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय में वाल्व का कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना, रक्त को पंप करना, रक्त के प्रवाह को एक दिशा में रखना, हीमोग्लोबिन बढ़ाना? तो सही जवाब होगा कि रक्त के प्रवाह को एक दिशा में रखना। जो हमारे वाल्व हैं वो क्या करते हैं? जैसे दबाव के साथ खुल जाते हैं और रक्त अब आगे की तरफ ही जाएगा, एक तरफ खुलने वाले गेट होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। श्वसन के दौरान फेफड़ों से हृदय में रक्त कौन लाता है? श्वसन ध्वनि, फुसफुसी शिरा, महाधमनी या शिरा? सही जवाब होगा फुसफुसीय शिरा। श्वसन के दौरान फेफड़ों से हृदय में रक्त कौन लाता है? तो फुसफुसी शिरा लाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रोगाणु से लड़ता है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स? तो इसके अंदर आरबीसी बिल्कुल सही होगा। अग्रिम पंक्ति में ये हमारे सैनिक की तरह खड़ी रहती हैं और जो भी रोगाणु आते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसका हिस्सा होती है और संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? कौन सा ऐसा अंग है उसके अंदर रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो फेफड़ा, यकृत, वृक्क या हृदय? सोचिए और बताइए। मतलब हमें शुद्ध रक्त चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, कौन इसका जिम्मा उठाता है? तो फेफड़े जो होते हैं वो रक्त को शुद्ध करने का जिम्मा उठाते हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हटती है और ऑक्सीजन उसके अंदर मिलता है, ये बाहर जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है? अंदर आती है। यही रक्त को क्या करना कहलाता है? शुद्ध करना कहलाता है।
रक्त को शुद्ध करना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, और ये काम अच्छे से कौन कर रहा है? अभी फेफड़े कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जमाव, थक्का बनना, क्लोटिंग या परिसंचरण? सही जवाब होगा क्लोटिंग। अगर आपको चोट लग जाए तो क्या हमेशा खून बहता ही रहता है? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में एक शानदार प्रक्रिया है क्लोटिंग। जब खून बहता है तो जो प्लेटलेट्स और फाइब्रिन नामक प्रोटीन मिलकर थक्का बनाते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, तो उसमें प्लेटलेट्स और फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन होता है, वो मिल करके क्या बनाते हैं? थक्का बनाते हैं और खून धीरे धीरे जमने लगता है। इस थक्के के अंदर कौन कौन शामिल है? तो प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है, हृदय और फेफड़ों के बीच होने वाले परिसंचरण को क्या कहते हैं? द्विगुण परिसंचरण, फेफड़ी परिसंचरण, शारीरिक परिसंचरण या बाह्य परिसंचरण? तो सही जवाब होगा फेफड़ी या फुसफुसीय परिसंचरण। जब रक्त हृदय से फेफड़ों तक जाता है और शुद्ध होकर वापस आता है, इस अद्भुत सफर को कहते हैं फुसफुसीय परिसंचरण या फेफड़ी परिसंचरण। अब फुसफुसी जो परिसंचरण है उसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहा जाता है इसको। अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ों में आता है और शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है और वहां से पंप किया जाता है और शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। किसे रक्त का ब्लड बैंक कहा गया है? रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा गया है? यकृत, हृदय, फेफड़ा या प्लीहा? तो सही जवाब होगा प्लीहा। आपने बैंक का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या शरीर में भी ब्लड बैंक होता है? तो हमारा जवाब होना चाहिए हाँ। और इसका नाम क्या है? प्लीहा। यह रक्त को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है? बाहर भेजता है। प्लीहा एक अंग है जो क्या करता है कि पुराने जो आरबीसी है उनको भी नष्ट करता है, इसके अतिरिक्त रक्त को संचित करके रखता है। इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान यकृत, फेफड़ा, हृदय, फेफड़ा या प्लीहा? तो आरबीसी का कब्रिस्तान फेफड़े को कहा गया है। ये पुरानी जो आरबीसी होती है उसको नष्ट करने का काम करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 80/120 mm। जी, आपने सुना होगा डॉक्टर को कि 120 या 80 तक जो ब्लड प्रेशर है वह ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप इतना ही होता है, न ज़्यादा और न ही कम, न ज़्यादा तेज, बस संतुलित। सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है, जहाँ 120 तो सिस्टोलिक और सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक दाब को दर्शाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक याद रखना है आपने। 120, 180, 80। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन कहलाता है? केवल रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हेमेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी? सही जवाब होगा हेमेटोलॉजी। अगर कोई वैज्ञानिक सिर्फ खून पर ही रिसर्च कर रहा है तो वह कौन सा विषय पढ़ता है? हेमेटोलॉजी। ये रक्त और इसकी बीमारी का गहन अध्ययन कर रहा होता है, मतलब एक ही चीज को पढ़ता है, रक्त की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4, 8.0? अपना खून जो होता है थोड़ा सा अल्कलाइन यानी क्षारीय होता है,
जिसका पीएच क्या होता है 7.4 होता है। न तो ज़्यादा अम्लीय होता है, न ज़्यादा क्षारीय होता है, बिल्कुल बैलेंस रहता है, इसीलिए सही आंसर है 7.4। और मानव का जो रक्त का सामान्य पीएच होता है वो 7.35 से लगाकर 7.45 के बीच में होता है, और 7.4 जो है औसत मान है, जो थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है, लब और डब की हृदय ध्वनियाँ किसके कारण उत्पन्न होती है? हृदय कपाटों के खुलने से, पेपिल, हृदय कपाटों के बंद होने से, पेसमेकर की क्रियाशीलता से। सही जवाब होगा हृदय कपाटों के बंद होने से। लब और डब की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारे हृदय की आवाज़ को सुनता है। हृदय की आवाज़ को प्रश्न ये भी पूछा जाता है, स्टेथोस्कोप से क्या कार्य किया जाता है? तो हृदय की आवाज़ सुनी जाती है, लब डब की ध्वनि सुनी जाती है। तो ये जो आवाज़ होती है वो लब डब की होती है, ये हृदय के कपाट के बंद होने की आवाज़ होती है। लब ध्वनि अवाल्व, एवी वाल्व के बंद होने से, क्योंकि वाल्व चार प्रकार के होते हैं, उसमें ये भी एक प्रकार है एवी वाल्व बंद होने से। और डब ध्वनि जो होती है सेमी लूनर जो वाल्व होता है उसके बंद होने से होती है। यह हार्ट की सामान्य कार्यशीलता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है? परकिंजय तंतु, वेगस तंत्रिका की हृदय शाखा, एसे नोड और एवी नोड। सही जवाब होगा एसे नोड। सही जवाब क्या होगा? एसे नोड। हृदय कैसे खुद ब खुद धड़कता है, कभी सोचा है? हमने तो नहीं सोचा है। इसके पीछे है एसे नोड, यानी साइनोएट्रियल नोड। साइनो साइनोएट्रियल नोड, जिसे प्राकृतिक पेसमेकर भी कहते हैं। एसे नोड क्या करता है? हृदय की दाएं आलिंद की दीवार पर होता है। हृदय की जो दाएं आलिंद की दीवार होती है वहाँ होता है, और ये विद्युत संकेत उत्पन्न कर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता रहता है। सही जवाब होगा हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है ऐसे नोड। अगला प्रश्न है कि हृदय की भित्ति बनी होती है? मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी से। हृदय की जो दीवार होती है सिर्फ एक परत से नहीं बनती है। हृदय की यानी कि ये समझो कि पूरा एक हृदय है, और इसकी जो दीवारें हैं इसमें तीन स्तर होते हैं। सबसे बाहर की जो परत होती है उसको कहा जाता है, बाहर की परत जो होती है एपिकार्डियम। ये बाहर की जो परत होती है उसको कहा जाता है एपिकार्डियम। क्या कहा जाएगा? एपिकार्डियम कहा जाएगा। और बीच की जो परत होती है उसको मायोकार्डियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मायोकार्डियम। और लास्ट वाली जो परत होती है उसको एंडोकार्डियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंडोकार्डियम। लास्ट वाली परत को क्या कहा जाएगा? एंडोकार्डियम। अगला प्रश्न है हमारे पास, मिलान कीजिए। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा, इनके क्या क्या कार्य हैं इसको देखना है और सही मिलान करना है। इसमें देखो, आंसर तो इसमें तीसरा राइट है कि अग्र जो फुसफुस शिरा होती है, शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन फुसफुस शिरा होती है वो शुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। इसीलिए ए का राइट होगा। क्यों? अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। इसमें जो शिराएं हैं और धमनी है उनके कार्य को बताया गया है। मिलान करके हमें देखना है कि जो अग्र महाशिरा है वो क्या करती है कि शरीर के जो ऊपरी भागों से अनऑक्सीजन युक्त रक्त को दाएं आलिंद तक लाता है, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो ए टी से। और
पच्च शिरा जो है शरीर के निम्न भागों से, निचले भागों से अनऑक्सीजन युक्त रक्त दाएं आलिंग में लाता है। और फुफ्फुस धमनी जो होती है वो क्या करती है कि अनऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। यहाँ अगर हृदय है और इस लाइन से इधर नीचे की तरफ अपन ये समझ लें, नीचे वाले भाग है और इससे ऊपर वाले, ऊपर की जो लाइन है इससे ऊपर वाले भाग है सिर, और ये हो गया सिर की तरफ से ब्लड लाने का काम कौन करता है, तो ये करता है अग्र महाशिरा। और पश्च महाशिरा जो होती है शरीर के निम्न भागों से, पश्च या होगा अग्र। और अब फुफ्फुस जो शिरा है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े तक ले जाने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और नेगेटिव। तो सही जवाब होगा इसके अंदर ओ, सार्वत्रिक दाता ओ। ओ नेगेटिव, अगर किसी को खून की जरूरत है और तुरंत मिलना चाहिए तो सबसे सुरक्षित रक्त समूह होता है ओ, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ रक्त समूह किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। ओ रक्त समूह है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। बाकी रक्त समूह के अंदर समान समान जो होगा, जो समान रक्त समूह होगा वो समान से लिया जाएगा, समान से दिया जाएगा। जैसे ए रक्त समूह है तो ए वाले को दिया जाएगा और ए वाले से लिया जाएगा। और ओ सार्वत्रिक दाता है इसीलिए इसका रक्त लेना पड़ते हैं। और ए भी जो होता है वो सार्वत्रिक ग्रही है, किसका भी रक्त इसी को चढ़ सकता है, चढ़ाया जा सकता है। तो ए बी, यानी कि कोई व्यक्ति ए रक्त समूह का है तो किस किस का रक्त उपयोग कर सकता है, ए का, ओ का, किसको दे सकता है, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। वो समान समान को देगा, समान समान को लेगा। और ओ सार्वत्रिक दाता है तो ओ का लेगा और सार्वत्रिक ग्रही ए बी है तो ए बी को वो दे सकता है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्रही है, ग्रही यानी कि ग्रहण करने वाला, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी पॉजिटिव, ओ, ए बी। तो इसमें सही जवाब होगा ए बी पॉजिटिव, वो सार्वत्रिक ग्रही कहलाता है। यानी कि इसे हम किसी का भी खून दे देंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। रक्तदाब को किससे मापते हैं, रक्तदाब को किससे मापते हैं, थर्मामीटर से, हाइग्रोमीटर, स्पाइग्नोमीटर, मैनोमीटर और बोरोमीटर। तो सही जवाब होगा स्पाइग्नो, स्पाइग्मो मैनोमीटर। डॉक्टर जब आपके बीपी की जांच करता है तो वो रबड़ की एक पट्टी और मीटर अपने हाथ में लगाता है तो उसे कहते हैं स्पाइग्मो मैनोमीटर। क्वेश्चन है, हृदय में रक्त के एक दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करने वाले ढांचे को क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन आया हुआ उससे मिलता जुलता है कि उसे वाल्व कहते हैं। एक ही दिशा में एक दिशा का दरवाजा है, एक ही तरफ खुलता है, रिटर्न वापस नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी धमनी फुफ्फुस धमनी, शिरा, महाधमनी या कोरोनरी धमनी। सही जवाब होगा महाधमनी। नाम भी है इसका महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर धमनी है। आपका हृदय जब पंप करता है तो रक्त सबसे पहले जाता है महाधमनी में, और महाधमनी हृदय से
शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजने वाली सबसे बड़ी धमनी? महाधमनी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मानव हृदय में शुद्ध रक्त किस भाग से शरीर के अन्य हिस्सों में पंप किया जाता है? दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। मतलब मानव हृदय में शुद्ध रक्त किस भाग से शरीर के अन्य हिस्सों में पंप किया जाता है? दायां अलिंद से, दायां नीले से, बायां अलिंद से, बायां नीले से। सही जवाब होगा बाएं नीले से। किस प्रकार? इसके मैं चार भाग कर देता हूँ समझने के लिए। इधर दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। ब्लड यहाँ से आया, शुद्ध रक्त एक तरफ और अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त एक तरफ और शुद्ध रक्त एक तरफ आएगा और यहाँ से ही पुनः पंप कर दिया जाएगा। तो अन्य हिस्सों में शुद्ध रक्त कहाँ से जाएगा? बायां नीले से। सॉरी, हमारे पास रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन को वहन करता है? रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन को वहन करता है? प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिका, हीमोग्लोबिन युक्त लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन युक्त लाल रक्त कणिका जो होती है ऑक्सीजन को वहन करती है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, गुर्दा, प्लीहा। तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण बोन मेरो यानी कि अस्थिमज्जा के अंदर होता है। ये हमारे शरीर की फैक्ट्री है जो नई रक्त कोशिका बनाती है। अस्थिमज्जा हड्डियों के भीतर स्थित एक मुलायम ऊतक है जहाँ पर क्या होता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। शरीर के अंदर हड्डी के अंदर एक ऐसी मुलायम जगह जहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? एवी नोड, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर्स या वेना केवा। सही जवाब होगा एसए नोड्स। प्रश्न है रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 के। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? मतलब आपके शरीर में खून कितना है? औसतन एक वयस्क मनुष्य की बात करते हैं तो शरीर में कितना खून रहता है? तो 5 से 6 लीटर। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून रहता है और ये शरीर के भार का लगभग 7 से 8% रहता है। 7 से 8%। जितना भार है उसका 7 से 8% ब्लड रहता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़े बेहद रोचक और ज़रूरी सवाल और जवाब। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि अगले जो भी वीडियो आएंगे उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार विज्ञान विषय से जुड़ी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।